मैं सचिन आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन ऑफ पाइला। तो बात करें हम अगर पाइला के क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम पाइला का। तो फाइलम की बात करें तो फाइलम होता है इसका मोलस्का। गॉट इट। मोलस्का मीन्स इसमें सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, बात करें क्लास की तो क्लास है गैस्ट्रोपोडा। और ऑर्डर की बात करें तो मीजो गैस्ट्रोपोडा। और जीनस पाइला। ठीक है, फाइलम की बात करें तो मोलस्का, क्लास की बात करें तो गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ दिस फाइलम which is represented by 35,000 living species and 15,000 fossil species। और मीजोगैस्ट्रोपोडा और जीनस की बात करें तो पाइला। ठीक है, तो ये पाइला का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे पाइला के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में कि पाइला कैसे रेस्पिरेशन करता है। अब जो पाइला होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एम्फीबियन नेचर पाया जाता है रेस्पिरेशन का, मतलब वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन भी करता है और पाइला एरियल रेस्पिरेशन भी करता है जब वो लैंड पे या सरफेस पे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया क्लासिफिकेशन का। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। सेकंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन पाइला। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि जो पाइला में रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है एक्वाटिक रेस्पिरेशन। एक्वाटिक रेस्पिरेशन। और सेकंड हमने बात की थी वो होता है एरियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ऑर्गन जो यूज में लिया जाता है उसे बोलते हैं टेनिडियल या मोनोपेक्टिनेट गिल। ठीक है, और जो एरियल रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन काम आते हैं उसे पाइला में क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है पल्मोनरी सैक, या जिसे हम लंग भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो पाइला है वो पाइला क्या है, टू टाइप से रेस्पिरेशन करता है, जिसमें जो फर्स्ट है एक्वाटिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एरियल रेस्पिरेशन। तो जब पाइला वाटर में होता है तो रेस्पिरेशन करता है थ्रू टेनिडियल और मोनोपेक्टिनेट गिल से, और जो एरियल रेस्पिरेशन करता है पाइला वो करता है पल्मोनरी सैक, जिसे हम लंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा हम सेकंड टॉपिक यहाँ कंप्लीट करेंगे। और थर्ड टॉपिक की बात करें हम तो थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला। ठीक है, जो ये भी टू टाइप की होगी मैकेनिज्म भी, एक तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन की और एक होगी एरियल रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। नाउ वॉच। पाइला में अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेनिडियल गिल जो होता है, टेनिडियल जो गिल होता है उससे पाइला एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, तो देखिए इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर इसको कॉपी में सही से आप इसको मेंशन करेंगे ऑर्गन्स को, उसके बाद आप मैकेनिज्म जो है वो लिखेंगे, तो आपको एक अच्छा स्कोर वहाँ एग्जामिनर देगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले ऑर्गन्स के बारे में उस डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एक्वाटिक रेस्पिरेशन की, ऑर्गन की। तो ये देखिए, ये है टेनिडियल एक्सिस, सी यहाँ साइलेंट है इसलिए टेनिडियल एक्सिस। तो इस डायग्राम में ये देख रहे हैं आप, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा हमें दिख रहा है। ये देखो, एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा नजर आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेनिडियल गिल। अब देखो, ये टेनिडियल गिल का आपको क्या दिख रहा है, एक एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। ये टेनिडियल एक्सिस से अटैच हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लैमिले। क्या बोलते हैं, लैमिले। जो क्या हो रही है, जो टेनिडियल एक्सिस है उससे ये अटैच है, ठीक है। और मिडिल में जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा पाया जाता है, और दोनों तरफ फिर ये धीरे धीरे स्मॉल होती जाती है, ठीक है। सेकेंड डायग्राम हम देखते हैं। सेकेंड जो डायग्राम है वो क्या है, स्टीरियोग्राम शो वाटर करंट। ये डायग्राम वाटर करंट, जो इसमें वाटर फ्लो होता है उसको शो कर रहा है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है ट्रांसवर्स प्लेट्स। ये क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स की वो ब्रांचेस होती हैं जिनसे क्या होता है, जो अफरेंट वेसल से ब्लड क्या करता है, इफरेंट वेसल्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्लेट्स ब्लड वेसल्स की ब्रांच है, जहां से जो अफरेंट ब्लड होता है वो इफरेंट ब्लड में आता है, ठीक है। और ये वाटर करंट को शो करता हुआ डायग्राम है। अब हम डायग्राम सी की बात करें, तो डायग्राम सी क्या है, ये शो कर रहा है सिंगल लेमिले शो ब्लड इन टिन, ठीक है। सिंगल लेमिला शो ब्लड इन टिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ब्लड होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अफरेंट वेसल्स लेके आएंगी और उसको क्या करेगी, वो इफरेंट ब्लड वेसल्स के पास आते आते जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होकर और हार्ट तक उसको ले जाएगी। ये क्या काम होता है, ये काम होता है इफरेंट ब्लड वेसल्स और अफरेंट ब्लड वेसल्स का। फिर से मैं आपको बताऊं इसमें, तो जो अफरेंट ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को लेकर आएगी, और इफरेंट ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने के बाद में, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो हार्ट में चला जाएगा। और यहाँ हम बात कर ही चुके हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लैमिले की। यहाँ तक एक बार आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो टेनिडियल एक्सिस है, इससे क्या होता है, ये अटैच होती है क्या, टेनिडियल लैमिले। और ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, गिल चैम्बर के अंदर डोर्सोवेंट्रल वॉल से हैंगिंग फेज में पाई जाती है, ठीक है। जो ये मोनोपेक्टिनेट गिल है और टेनिडियल गिल है। अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब मोनोपेक्टिनेट गिल, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वो टेनिडियल एक्सिस है। तो चाहे हम टेनिडियल एक्सिस बोलें या टेनिडियल गिल बोलें या टेनिडियल ये मोनोपेक्टिनेट गिल बोले, बात एक ही होगी, ठीक है। तो क्या है, ये जो टेनिडियल एक्सिस है या कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो गिल चैम्बर होता है उसकी डोर्सोलेटरल वॉल पे हैंगिंग फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं लेमिला के टीएस का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लेमिला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये एपिथेलियल जो सेल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जहां से क्या हो रहा है, कुछ सीलिया निकले हुए। देखो ये सीलिया, यहां सीलिया यहां निकले हुए। ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया जो वाटर आता है उसको उसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, उसको पीछे धकेलने के काम आते हैं, जो ये सीलिया यहाँ पाए गए। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं स्पेस बिटवीन ट्यू एपिथेलियल सेल्स है, जो ट्यू एपिथेलियल सेल्स है उसके बीच में स्पेस है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नॉन सीलिएटेड सेल्स है, यहाँ किसी भी प्रकार के सीलिया प्रेजेंट नहीं है। फिर ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इन दो जो एपिथेलियल सेल्स को यहाँ पर ये कनेक्ट कर रखा है, जबकि आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस है, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और फिर मसल फाइबर। ठीक है, ये हमने यहाँ क्या देखा, ये हमने लेमेले का टीएस यहाँ हमने देखा। अब क्या देखेंगे हम कि जो ईच लेमिला के जो फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का रोल होता है। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, लेमिला के फॉर्मेशन में काम करती है। ठीक है, और ये मोस्टली 3 टाइप की होती है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स और नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स और जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलर सेल्स या ग्रंथिल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ जो है वो है लेमिला के टीएस का। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम हमारा जो थर्ड पॉइंट हमने बात की थी जिसके बारे में कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि जिसके अंदर पहला जो है एक्वाटिक रेस्पिरेशन कैसे करता है उसकी मैकेनिज्म, और एरियल जो रेस्पिरेशन है वो पहला कैसे करता है उसकी रेस्पिरेशन हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पाइलम में एक्वाटिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। तो यहाँ ये डायग्राम शो आपको हो रहा है, तो आप देखिए कि ये जो है वो है पाइला का हेड, और ये जैसा कि हमने पहले बात की थी ये लेफ्ट न्यूकल लॉब और ये है राइट न्यूकल लॉब। ठीक है, जो एसेसरी ऑर्गन की तरह या स्ट्रक्चर की तरह यहाँ काम करते हैं। ठीक है, और ये है ऑस्फेडियम। ऑस्फेडियम का काम क्या होता है कि जब ये इसमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जब वाटर जब लेफ्ट न्यूकल के थ्रू अंदर आता है तो ये जो ऑस्फेडियम होता है ये वाटर को चेक करता है। एक तरीके से जो ये ऑस्फेडियम है ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, और ये देखता है कि जो वाटर आया है वो कहीं डर्टी वाटर तो नहीं है, कहीं उसके अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा तो नहीं है, ये सब चेक करता है ऑस्फेडियम। ठीक है, उसके बाद में इसमें ही आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने पहले अभी कुछ देर पहले देखी थी। ये है टेनिडियम गिल, जिसके बारे में कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने बात की थी। ठीक है, ये है ब्रांचियल चैम्बर जो कि एपिटेनिया के साइड में होता है। ठीक है, और ये आपका एपिटेनिया हो गया, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा ये है पल्मोनरी चैम्बर। ठीक है, तो आगे हम अब इसके जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन है पाइला का उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एक चार्ट के एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे इसको मेंशन किया है, क्योंकि देखो फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। फ्लो चार्ट से हम आसानी से इसको पढ़ पाते हैं और आसानी से हमें रिवाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो जब पाइला वाटर में होता है या किसी एक्वाटिक प्लांट के पास, ये जब उसके एक्वाटिक प्लांट के पास रहता है तो इसमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होगी तो लेफ्ट न्यूकल लोब के थ्रू क्या होगा, इसका जो वाटर है वो अंदर आता है। तो उसके पहले क्या होता है, ये फुली एक्सपांडेड हो जाता है, जो इसका हेड और फुट है वो फुली एक्सपांडेड हो जाता है। ठीक है, अब जो ये पाइला है इसके ये हेड है और फुट भी यही पाए जाते हैं इसके। ठीक है, एक पाइला ही है जिसके पास जो हेड है वही फुट पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये फुली एक्सपांडेड हो जाएगा, और एक्सपांडेड होने के बाद क्या होगा, इसमें जो वाटर है वो एंटर होगा थ्रू लेफ्ट न्यूकल लॉब। मतलब यहां से जो है इसका जो वाटर है वो ये लेफ्ट न्यूकल लॉब से एंटर हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद वाटर क्या करेगा, ऑस्फेडियम से टकराएगा। यहां भी आपको देखो लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो ये क्या होती है, ये ऑस्फेडियम है। ठीक है, इस ऑस्फेडियम से क्या करेगा, वाटर टकराएगा, और ऑस्फेडियम ये चेक करेगा यहाँ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन की तरह कि जो वाटर है वो डर्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर वो डर्टी होगा तो वापस थ्रू लेफ्ट न्यूकल लॉब वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर और अगर सही होगा वाटर तो फिर आगे जो होगा वो वाटर वो जाएगा पल्मोनरी चैम्बर में। ठीक है, और फिर वो पल्मोनरी चैम्बर में जाके और जो वाटर है वो एपिटेनिया को क्रॉस करता हुआ और ब्रांचियल चैम्बर, ये है आपका ब्रांचियल चैम्बर जो एपिटेनिया के इस तरफ है। ठीक है, वहां ये आपका वाटर चला जाएगा, और जाने के बाद में ये क्या करेगा, ये जो ये टेनेडियम जो गिल है, कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसकी एंटायर लेंथ को ये पार कर देगा। कौन, वाटर। हमने क्या बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है, एक वाटर करंट होता है टेनेडियल गिल के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू वाटर फ्लो होता है और सीलिया पाए जाते हैं जो वाटर को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, ये जो टेनेडियल गिल है यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज भी यही होती है, जहाँ क्या होता है
कि O2 तो अपने पास रख ली जाती है और CO2 है वो थ्रू राइट न्यूक्लियर लॉब बाहर निकाल दी जाती है। तो ये था मैकेनिज्म किसका, एक्वाटिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट से इसको आसानी से रिकॉल और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि वाटर जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर लॉब के थ्रू अंदर आता है। उसके पहले क्या होता है, जो पाइला होता है वो रेस्पिरेशन के लिए फुली, हेड और फुट जो होते हैं इसके फुली एक्सपांडेड हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं। ठीक है, वाटर एंटर होने के बाद में क्या होता है कि वो ऑस्फीडियम से टकराता है, जहां ऑस्फीडियम चेक करता है कि वाटर सही है या डर्टी है। ठीक है, उसके बाद में जो वाटर है वो क्या करता है, पल्मोनरी चैम्बर के अंदर जाता है, और पल्मोनरी चैम्बर के बाद में जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, वो एपिटेनिया को क्रॉस करता हुआ और ब्रांचियल चैम्बर में चला जाता है, जहाँ क्या होता है कि ये टेनिडियल गिल है इसकी एंटायर लेंथ को पार करता है, जहाँ क्या होता है कि वाटर फ्लो होता है और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, जहाँ O2 को रख लिया जाता है और CO2 को थ्रू लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ एक्वाटिक रेस्पिरेशन ऑफ पाइला। अब हम बात करेंगे किसकी, एरियल रेस्पिरेशन की। तो आइए देखते हैं एरियल रेस्पिरेशन। ठीक है, एरियल रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म जानने से पहले हम बात करेंगे एक बार पल्मोनरी सैक की। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो एक्वाटिक जो रेस्पिरेशन होता है पाइला के अंदर, उसमें जो टेनिडियम गिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। तो उसी तरह यहाँ जो पल्मोनरी सैक है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पल्मोनरी सैक होता है वो क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए एक बार। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड डेवलप्ड फ्रॉम मेंटल वॉल। ये एक बैग लाइक थैले के समान संरचना स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, मेंटल वॉल से डेवलप होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, इट हैंग्स इनटू द पल्मोनरी चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी इनटू विच इज ओपन्स थ्रू अ लार्ज ऑब्लिक पल्मोनरी सैक। जो ये पल्मोनरी सैक होता है वो क्या होता है, मेंटल कैविटी के पल्मोनरी चैम्बर से लटका होता है। ठीक है, और ये एक जो लार्ज ऑब्लिक पल्मोनरी सैक में ओपन रहता है। तो ये क्या पल्मोनरी सैक था, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एरियल रेस्पिरेशन का डायग्राम है पाइला का। तो उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पल्मोनरी सैक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं हम एरियल रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि पाइला में जो एरियल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि वो जब लैंड पे होता है तब वो उस एरियल रेस्पिरेशन को करता है, या वो सरफेस के पास होता है वाटर के तब वो एरियल रेस्पिरेशन करता है। तो इसके लिए क्या होता है, पाइला जो होता है उसमें मैकेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पाइला होता है जो उसकी लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब जो होती है वो क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइफन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब जो होता है वो एक्सटेंड होकर बनाता है। ठीक है, और इस साइफन का रोल क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। इस साइफन के थ्रू क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो क्या करती है, एंटर करती है, और एंटर करने के बाद में क्या होती है कि वो इस जो ये आपको पल्मोनरी अपार्चर जो ये छिद्र दिख रहा है यहां से वो एयर एंटर करती है और पल्मोनरी सैक के अंदर जाती है। तो ये काम क्या होता है, ये काम होता है साइफन का। एक बार फिर से देखते हैं, लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है और एक्सटेंड होकर और एक स्ट्रक्चर बनाता है ट्यूब लाइक, जिसको क्या बोलते हैं, साइफन बोलते हैं, जिसमें से जो एयर होती है वो एंटर होती है और पल्मोनरी सैक जो हमने बात की थी बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ वो एंटर करती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए जो पल्मोनरी सैक है वो क्या होता है, वो लगातार जो है वो क्या होता है, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए पल्मोनरी सैक एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद अब जो एपिटेनिया है, हमने देखा था पिछले डायग्राम में, एपिटेनिया क्या होता है, रेज्ड होकर और मेंटल वॉल को क्या करता है, पुश कर देता है, जिससे क्या होता है, जो एयर होती है वो ब्रांकियल चैम्बर में नहीं जा पाती है। ठीक है, तो वहां एयर का इनहिबिशन हो जाता है। ठीक है,
अब हम क्या देख रहे हैं, जो ये पल्मोनरी सैक है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, इनका रोल क्या है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो एयर के अंदर O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको अपने पास रख लेती हैं, और जो CO2 होती है उसको ये रिलीज करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में बताया, ब्लड वेसल्स टेक्स अप टू ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड गिव्स आउट CO2। तो यहां क्या होता है, जो एरियल रेस्पिरेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म पूरी होती है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि लेफ्ट न्यूकल लॉब्स जो है वो क्या करता है, एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर का मेकअप करता है, निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइफोन, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें से जो एयर होती है वो पल्मोनरी सैक तक जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ लिखा भी है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक इनटू पल्मोनरी चैम्बर ऑफ मेंटल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ एयर अंदर आती है, और अंदर आने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो इनमें से O2 को ले लेती है और CO2 को रिलीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ ये अपना एरियल रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या बात की थी कि पाइला में जनरली एक्वाटिक और एरियल दोनों टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कोई भी एक सुटेबल मेथड को क्या करता है, यहाँ पे अपना लेता है और उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और एक सिचुएशन इसमें और पाई जाती है पाइला में। कई बार क्या होता है कि पाइला जब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जब ये ट्रेवल करता है, या लेइंग ऑफ एग्स, अंडोत्सर्ग के लिए ये जब जाता है, तो वहां क्या होता है, ये जो लेफ्ट न्यूकल लॉब है वो एक्सटेंड ना होकर जो साइफन है वो वैसे ही एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, जिसके थ्रू जो एयर है वो वापस से यहाँ पल्मोनरी सैक में आती है और आगे की पूरी प्रोसेस एज इट इज होती है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा पाइला के अंदर 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होता है, एक एरियल और एक एक्वाटिक रेस्पिरेशन। हमने उसके ऑर्गन्स भी पढ़े कि एक्वाटिक रेस्पिरेशन में कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं और एरियल रेस्पिरेशन में कौन से ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार जो सारे ऑर्गन या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ नोट डाउन करके और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एक नजर डालते हैं यहाँ जो न्यूकल लॉब है वो यहाँ क्या है, असेंशियल स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा था, दीज आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल वॉल। ये मेंटल वॉल की कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करती है, जो वाटर फ्लो का काम करती है। ठीक है, और क्या करती है, ये कहाँ सिचुएटेड होती है, यह क्या होती है, मेंटल वॉल के पास सिचुएटेड होती है, हेड के पास सिचुएटेड होती है, ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, और क्या, 2 न्यूकल लॉब्स फॉर्म एज सॉर्ट ऑफ ड्रेन फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर एंड आउट ऑफ द मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये न्यूकल लॉब्स क्या करती है, वाटर फ्लो, मेंटल वॉल में वाटर फ्लो के लिए एक मेंटल कैविटी का भी काम करती है। तो यहाँ हमने काम देखा किसका, न्यूकल लॉब्स का भी। और उसके बाद जो हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको बता चुका हूँ कि टेनेडियम गिल और मोनोपेक्टिनेट गिल का भी यहाँ क्या काम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन में। और फिर उसके बाद हमने बात की किसकी, पल्मोनरी सैक की। ठीक है, कि पल्मोनरी सैक है वो एरियल रेस्पिरेशन में किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ हमने पढ़ा आज रेस्पिरेशन ऑफ पाइला। देखिए बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको क्या एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है, आप इसके ऑर्गन्स का एक बार आप जो वर्क है वो देख लेंगे तो आपको मैकेनिज्म में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से इसे डिस्क्राइब करके आ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू, और आप देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।